हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा शानदार काम कर रहे होंगे। और सबसे मेन बात, आप सब लोग खुश होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉट ब्लॉट एसे के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली डॉट ब्लॉट एसे होता क्या है, हम थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लें। तो दोस्तों, डॉट ब्लॉट एसे को ही स्लॉट ब्लॉट एसे शुरुआत के दिनों में कहा जाता था। अब लेकिन ज़्यादातर यूज होने वाला टर्म जो है वो डॉट ब्लॉट एसे ही है। तो कहीं पे अगर स्लॉट ब्लॉट आता है तो आप समझ जाना वो डॉट ब्लॉट की ही बात हो रही है। दोस्तों, कई सारे ब्लॉटिंग टेक्निक है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक है वो है आपकी वेस्टर्न ब्लॉटिंग। क्या? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। दूसरी क्या है? साउदर्न ब्लॉटिंग। तीसरी क्या है? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और अभी हाल के दिनों में कुछ टाइम पहले एक और टेक्निक खोजी गई जिसे ईस्टर्न ब्लॉटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, डॉट ब्लॉट एसे भी अन्य ब्लॉटिंग एसे की तरह एक टेक्निक है जिसमें हम प्रोटीन, डीएनए या आरएनए का प्रेडिक्शन करते हैं कि वो है या नहीं, और है तो एक्टिव है कि नहीं। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के डिटेक्शन में यूज होती है, साउदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के डिटेक्शन में यूज होती है, और जो आपका नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है वो आपके आरएनए के डिटेक्शन में यूज होती है। मगर यहाँ पे जो डॉट ब्लॉट एसे की बात हो रही है दोस्तों, उसमें आपका चाहे प्रोटीन हो, चाहे डीएनए हो, चाहे आरएनए हो, कुछ भी हो, वो सबको डिटेक्ट करने के काम में आती है। दोस्तों, डॉट ब्लॉट एसे ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो और टेक्निक से बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, कुछ अलग होने वाला है। नहीं, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है कि हर टेक्निक के हर चीज़ का कुछ मेरिट और कुछ डीमेरिट होता है। तो डॉट ब्लॉट का अपना कुछ मेरिट है, जिसकी वजह से डॉट ब्लॉट टेक्निक भी बहुत ज़्यादा यूज होती है लेबोरेटरीज़ में, रिसर्च लैब में। होता क्या है, अब वेस्टर्न ब्लॉटिंग में आप समझते हो कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग अगर आपको करनी है तो सबसे पहले आपको अपना एसडीएस सैंपल बनाना होगा, एसडीएस जेल बनाना होगा, एसडीएस जेल चलाना पड़ेगा, फिर उसको आपको वेस्टर्न मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप प्रोसेस करोगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग की। ठीक है, मगर डॉट ब्लॉट में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जेल बनाना है, आपको एसडीएस का पूरा अपरेटस चाहिए, सारा सिस्टम चाहिए, उसके बाद आप डॉट ब्लॉट करोगे। डॉट ब्लॉट बहुत ही बेसिक टेक्निक है और बहुत ही लाजवाब टेक्निक है। आपके पास टाइम कम है, हाँ भैया डॉट ब्लॉट कर लो। आपको एक पिक्यूलियर रिजल्ट चाहिए, आपका ये सामान है, ये केमिकल है, इस काम करेगा कि नहीं, आप ये काम कर लो। ठीक है, तो इस वजह से डॉट ब्लॉट काफ़ी अच्छी टेक्निक मानी जाती है लेबोरेटरीज़ में। और जहाँ तक मेरी बात है तो हम लोगों ने काफ़ी यूज़ किया है डॉट ब्लॉट टेक्निक, लेकिन हम डीएनए और आरएनए के केस में नहीं किए हैं, हम ज़्यादातर प्रोटीन के केसेस में किए हैं। ठीक है, तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है डॉट ब्लॉट के साथ वो बहुत ही बढ़िया रहा है और बहुत ही अच्छी टेक्निक ये हमें लगी और हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं अपने लैब में। तो दोस्तों, कुछ बेसिक स्टेप हैं, कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो इसमें ज़रूरत पड़ने वाली हैं, जो मैं आपको 1 बाय 1 करके सब बताऊंगा, सारी डिटेल दूंगा। मगर थोड़ी सी आगे बढ़ने से पहले इसका प्रिंसिपल कैसे होता है तो उसके बारे में मैं एक स्टोरी वे में आपको बता देना चाहता हूँ। सारा कुछ मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख के बार बार बताने का कोई औचित्य नहीं समझता। अगर आप स्टोरी के रूप में मेरी बातों को सुन लोगे और समझ लोगे तो आपको हर चीज़ को लिख के और डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, आप जो सुनते जा रहे हो, क्योंकि पहले भी मैंने एलाइजा और अन्य टेक्निक्स पढ़ाई हुई हैं, आप उनका वीडियो भी देख सकते हो। अगर आप समझ पा रहे हो तो बस आप इमेजिन करते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ, कि आप एक मेम्ब्रेन लो, फिर उसको कैसे कैसे क्या क्या करना है वो मैं आगे आपको समझाता जाऊँगा और आप इमेजिन करते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरिट क्या है डॉट ब्लॉट में? डॉट ब्लॉट की मेरिट सबसे अच्छी है कि ये बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग अगर आप शुरू कर रहे हो ना दोस्तों, तो आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, मतलब लैब पहुँचते ही 8:30-9 बजे स्टार्ट कर देना है प्रोसेस। फिर आप लैब ख़त्म करते करते 5:30-6 बजे तक आप अगर लगातार कहीं पे आप लैग नहीं कर रहे, कहीं पे रुक नहीं रहे हो, सारे स्टेप प्रोसेस को एक ऑप्टिमाइज तरीके से कर रहे हो, तो शायद आप शाम तक वेस्टर्न ब्लॉटिंग कर पाओ। इसलिए लोग प्रीफर करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग करने के लिए कि शाम को शुरू किया जाए या दोपहर बाद शुरू किया जाए और वो अगले दिन तक आपका चले और अगले दिन तक आपका रिजल्ट आए। मगर डॉट ब्लॉट एसे एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको हार्डली 4 घंटे की ज़रूरत पड़ती है, और वेस्टर्न ब्लॉट में आपको कम से कम 8.5 से 15 घंटे की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो उन केसेस में बात की जाए तो डॉट ब्लॉट बहुत ही अच्छी टेक्निक है, आपका कम टाइम में हो जाएगा।
और वेस्टर्न ब्लॉटिंग बहुत ही ड्यूरेबल टेक्निक होती है, और इसमें भी वही मेम्ब्रेन यूज करते हैं जो आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग में यूज करते हो, जैसे आप PVDF या नाइट्रोसेलुलोज, सेम मेम्ब्रेन आप डॉट ब्लॉट में यूज करते हो। बस वहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉटिंग में आप क्या करते हो कि ट्रांसफ़र कराते हो SDS जेल से अपने प्रोटीन को मेम्ब्रेन पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सीधे अपने प्रोटीन को वहाँ पे बाइंड करा देना है मेम्ब्रेन पे, ठीक है। जो प्रोटीन को हम मेम्ब्रेन से बाइंड करा रहे हैं दोस्तों, हम उन्हें क्या कहते हैं, उसे भी हम जनरल टर्म में ब्लॉट बोलते हैं, लेकिन मैं तो उसे सीधे बोलता हूँ बाइंड कराना, ठीक है, बाइंडिंग टू द मेम्ब्रेन। लेकिन आप अगर बुक्स में देखोगे, आप प्रोटोकॉल में पढ़ोगे तो वहाँ पे ब्लॉट दिया रहेगा कि आप ब्लॉट कर दो मेम्ब्रेन पे प्रोटीन को, ठीक है। तो दोस्तों डॉट ब्लॉट में आपका टाइम तो कम लग ही रहा है, केमिकल भी कम लग रहे हैं, आपको ना तो SDS चलाना है, ना तो आपको SDS के लिए रनिंग बफर बनाना है, ना तो SDS के लिए जेल बनाना है, ना तो आपको अपना ट्रांसफ़र लगाना है, ना तो ट्रांसफ़र के लिए बफर चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि ये कितनी क्रिटिकल टेक्निक्स है। कहीं पे कोई भी जगह पे आप एक बफर चूके या कहीं पे भी एक केमिकल चूके, आपका पूरा एक्सपेरिमेंट फेल, टोटल लॉस, ठीक है। तो उसकी कंपैरिजन में अगर बात की जाए डॉट ब्लॉट की, तो बहुत ही बेहतरीन, शानदार, लाजवाब टेक्निक है। मगर हाँ, मैंने बोला कि हर चीज़ का कुछ डीमेरिट भी होता है। उसी तरह डॉट ब्लॉट का जो डीमेरिट है दोस्तों, इस आपके प्रोटीन का साइज़ नहीं बताता, सिर्फ आपका प्रोटीन बताया गया यहाँ पे प्रोटीन आपका है या नहीं है, और है तो उसमें एक्टिविटी है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सिर्फ आपका प्रोटीन बताया गया, प्रोटीन अवेलेबल है, एक्टिव है या नहीं है। और दोस्तों अगर प्रोटीन में आपने कुछ चेंज किया है, ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशन किया है, अगर आप उसको भी कंपेयर करना चाहोगे डॉट ब्लॉट से तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ डीमेरिट हैं डॉट ब्लॉट टेक्निक की। और दोस्तों एक और लिमिटेशन है डॉट ब्लॉट का, उसमें ये है कि कई बार हो सकता है कि आपकी प्रोटीन नॉन स्पेसिफिकली एक्टिव हो, आपके एकदम एंटीबॉडी के एंगल्स में एक्टिव ना हो, फिर भी आपको दिखा रहा है कि एक्टिव है, तो कई बार फॉल्स रिजल्ट यहाँ पे आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको साइज़ का पता नहीं है। अगर आपकी साइज़ का पता होता तो आप कंपेयर कर पाते, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉटिंग में आपको साइज़ का पता होता है कि इतने मालिकुलर वेट का है, तो इस मालिकुलर वेट पे अगर आपका बैंड है तो यही है। हो सकता है कि आप डॉट ब्लॉट करें क्योंकि वहाँ पे बैंड की साइज़ या प्रोटीन की साइज़ पता नहीं चल रहा है। हो सकता है नॉन स्पेसिफिक रिएक्टिविटी या क्रॉस रिएक्शन की वजह से आपके प्रोटीन या आपका सैंपल आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा हो, लेकिन वो ऐसा है नहीं, ठीक है। तो कई बार इस सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपको वो सब दिमाग में लेके चलना है और समझना है कि कैसे हम अपने एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करें, कैसे प्लान करें, ताकि आपका सारा कुछ बहुत ही अच्छे से आ सके। और कंप्लीट मेरिट की बात करें तो दोस्तों इसमें टाइम कम लगता है, इसमें केमिकल कम लगता है, इसमें मैन पावर कम लगता है, ठीक है, और आपके इसमें स्टेप भी कम लगते हैं। तो ये 4-5 मेरिट हैं, बाकी 2-3 डीमेरिट हैं। तो अब आइए थोड़ा सा शुरू करते हैं, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि डॉट ब्लॉट होता क्या है। डॉट ब्लॉट इससे और टेक्निक। तो दोस्तों जैसा कि हमने थोड़ा सा स्टोरी में आपको समझाने की कोशिश की कि डॉट ब्लॉट है क्या, उसके मेरिट क्या है, उसके डीमेरिट क्या है, ठीक है साथियों। थोड़ी सी स्टोरी जान लो डॉट ब्लॉट में होता क्या है। एक बार मैं स्टोरी बता दूँ, फिर एक बार आपको दिखा के डायग्राम बना के समझा के बता देता हूँ। तो डॉट ब्लॉट जैसा कि हमने बताया ना, वेस्टर्न करते हो आप, जब ट्रांसफ़र कर लेते हो ना, उसके बाद से जो स्टेप शुरू होती है और लास्ट तक चलती है, इमेज या पिक्चर डेवलपमेंट तक। सबसे पहले क्या करोगे, ट्रांसफ़र होने के बाद ब्लॉक कर दिए, ब्लॉक करने के बाद प्राइमरी एंटीबॉडी डाल दिए, प्राइमरी एंटीबॉडी डालने के बाद उसको ब्लॉक कर दिए, ब्लॉक करने के बाद वॉश किए, वॉश करने के बाद सेकेंडरी डाले, सेकेंडरी के बाद वॉश किए, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना पिक्चर ले सकते हो। तो ये टोटल आपका 4 घंटे का प्रोसेस होता है। 1 घंटे आप ब्लॉक करोगे, फिर 1 घंटे प्राइमरी दोगे, फिर 1 घंटे आप सेकेंडरी दोगे, और बीच में सबका 20 से 30 मिनट। अगर आप हाई स्पीड पे वॉशिंग कर रहे हो तो 5 मिनट 3 बार, अगर आप स्लो स्पीड पे कर रहे हो तो 10 मिनट 3 बार, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप 10 मिनट एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से चलोगे तो 1.5 घंटा वो लगेगा, और 3 घंटे 4.5 घंटा। और आप इमेज लोगे तो आधा घंटा उसको भी रख लो, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉटिंग की इमेज में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि वो अपने आप ही ऑप्टिमाइज़ करता है जो आपका जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होता है, ठीक है, केमिल्यूमिनेसेंस प्रोसेस होती है, तो वो आपका एडिशनल टाइम ले लेता है। इसलिए आप 5 घंटा तो मिनिमम लेके चलो। और वहीं से जो डॉट ब्लॉट की स्टोरी शुरू होती है।
वहाँ पे करते क्या है दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि PVDF और नाइट्रोसेलुलोज दो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध, ख्याति प्राप्त मेम्ब्रेन होती हैं जो कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग या ब्लॉटिंग में यूज होती हैं, चाहे वो डॉट ब्लॉट हो, वेस्टर्न ब्लॉट हो, साउदर्न नॉर्दर्न जो भी हो, ठीक है। तो आपको मालूम ही है कि हाइड्रोफोबिक होती है वो मेम्ब्रेन, ठीक है। अब नाइट्रोसेलुलोज कब लेते हैं, PVDF कब लेते हैं, ये हम किसी दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसको इसलिए लेते हैं कि अगर आपको आपकी प्रोटीन की साइज़ छोटी है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 15 केडा से बड़ी है, और आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिसिटी चाहिए, तो आप PVDF को लो। PVDF के साथ बस एक प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा बैकग्राउंड इसका कभी कभी ज़्यादा आता है, लेकिन नाइट्रोसेलुलोज में NC मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं उसमें बैकग्राउंड कम आता है, इस सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है कंपेरिजन टू PVDF। और ये साइज़ जो आप लोगे दोस्तों, अगर आपकी नॉर्मल प्रोटीन है मीडियम टू लार्ज मॉलिकुलर वेट की, तो आप 0.45 पोर साइज़ का आप मेम्ब्रेन ले सकते हो। अगर आपकी प्रोटीन बहुत छोटी है, 15 केडा से कम, तो आप 0.2 माइक्रोन या माइक्रोमीटर पोर साइज़ का PVDF या नाइट्रोसेलुलोज ले सकते हो। दोस्तों एक तो 0.22 का आता है, 0.45 का आता है और 0.1 का भी आता है, पता नहीं आप जानते हो कि नहीं, 3 तरीके का आता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो 0.45 होता है, क्योंकि जनरली लोग बड़े ही प्रोटीन पे काम करते हैं जो 10-12 केडा से बड़ा ही होता है। अगर बहुत छोटी प्रोटीन आ जाती है तो वो पेप्टाइड में आ जाता है, तो जब पेप्टाइड पे कोई करता है तब वो आप 0.2 माइक्रोन पोर साइज़ का नाइट्रोसेलुलोज या PVDF लो। तो दोनों मेम्ब्रेन की अपनी स्पेसिफिसिटी होती है, दोनों ही मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है दोस्तों। तो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से प्रोटीन के साथ कैसे रिएक्ट करती है, वो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड या डाइपोल, जिसे वान डेर वाल्स फोर्स भी आप बोलते हो, इस तरह का इंटरैक्शन होता है प्रोटीन और मेम्ब्रेन के बीच में, और वो प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है। डॉट ब्लॉट की बात कर रहे हैं, तो डॉट ब्लॉट में क्या होता है, उसमें हमें कुछ भी इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह नहीं करना होता है, ठीक है दोस्तों। उसमें सिंपली हम क्या करते हैं, अपनी प्रोटीन को आपको एक ऑप्टिमम माइक्रोग्राम, मैं तो जनरली 5 माइक्रोग्राम से 10 माइक्रोग्राम प्रोटीन डॉट ब्लॉट में लोड करता हूँ। आप चाहो तो उससे भी कम कर सकते हो, आप चाहो तो उससे भी ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा करने का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डार्क बैंड आएगा जिससे आप कंपेयर करने में मुश्किल होगी। तो जितना कम हो सके उतना कम रखें, हाँ बहुत कम भी ना रखें कि आपकी एक्टिविटी ना आ पाए, ठीक है। क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉटिंग बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है, वहाँ पे अगर नैनोग्राम में भी प्रोटीन आपकी रहेगी तो भी आएगा। डॉट ब्लॉट भी सेंसिटिव है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है कंपेरिजन टू वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन सैंपल आपका, ठीक है दोस्तों। तो करोगे क्या, पहले तो आप एक मेम्ब्रेन लोगे, चाहे वो आपकी नाइट्रोसेलुलोज होगी या PVDF होगी। जो मैं प्रीफर करता हूँ वो PVDF को करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो मुझे वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए PVDF बेस्ट लगती है, और डॉट ब्लॉट के लिए नाइट्रोसेलुलोज बेस्ट लगती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोसेलुलोज में बैकग्राउंड बहुत ही कम आता है और बहुत सही बैंड आता है जब उस पर आप डॉट ब्लॉट ऐसे करते हो। बाकी कंपनी टू कंपनी हो सकता है प्रॉपर्टी में डिफरेंट आए, लैब टू लैब हो सकता है थोड़ा बहुत केमिकल में डिफरेंट आए, हैंडलिंग की वजह से भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर किसी का कोई चेंज रिजल्ट आता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा कि मैंने ये बोला था। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप भी करके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो कट करोगे आप दोस्तों मेम्ब्रेन को, ठीक है। अब मेम्ब्रेन आपकी छोटे छोटे कट करके फॉर्म में आती है और एक रोल के फॉर्म में आती है, ठीक है। रोल के फॉर्म में आती है, आप चाहे वहाँ से कट करके पीसेस में ले लो, आप चाहे आपका पीस कटा हुआ है उसको थोड़ा सा कट करो जितनी आपकी ज़रूरत है। अब दोस्तों जैसे कि वेस्टर्न ब्लॉट में आपको मालूम है कि वहाँ पे आपको बहुत ही लिमिटेड वेल होते हैं कि 10 वेल है, 15 वेल है, उतने ही सैंपल लोड करना है, वहाँ पे एक लिमिटेशन है, ठीक है, जो मैं आपको बताना भूल गया। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में एक लिमिटेशन है सैंपल का, लेकिन डॉट ब्लॉट में सैंपल का कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर 50 सैंपल है तो आप 50 सैंपल का डॉट ब्लॉट एक साथ कर सकते हो, ठीक है। बस आपका सिंगल एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरैक्शन होना चाहिए, वरना आपको एक मेम्ब्रेन पे सारे सैंपल नहीं लगेंगे, अलग अलग लगेंगे। जितने तरह के अगर आपके अलग अलग, हर सैंपल के लिए अगर आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी अलग है तो आपके हर सैंपल अलग अलग लगेंगे। अगर सबके लिए सेम ही सैंपल है, एंटीजन एंटीबॉडी सेम ही है प्राइमरी, तो आप उसको एक साथ ही कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब वहाँ से आपने मेम्ब्रेन को कट कर लिया। दोस्तों मैं बेसिकली प्रोटीन के लिए जो डॉट ब्लॉट करते हैं मैं उसकी बात करूँगा आज, उसी के बारे में बताऊँगा, क्योंकि हमने कभी DNA और RNA का किया नहीं है, तो मैं उसका आपको प्रोटोकॉल या उसकी डिटेलिंग नहीं करने वाला हूँ। हाँ, कुछ स्टेप अलग होते हैं, जैसे DNA RNA जब आप करते हो ना, तब उसको कोट करने के बाद, ब्लॉक करने के बाद उसको एल्कलाइन से डीनेचर किया जाता है, सिंगल स्टैंड में आ जाए, ताकि आपका प्रोब पर्टिकुलरली उसी DNA से बाइंड हो। वो थोड़ा सा अलग
प्रोटोकॉल होता है, उसको भी हम कभी डिस्कस कर लेंगे। अभी हमारा जो है प्रोटीन का है, लेकिन प्रोटीन के लिए मान लो सबसे ज़्यादा डॉट डॉट यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ प्रोटीन को ही फोकस कर रहे हैं और हम भी प्रोटीन के लिए ही करते हैं। तो दोस्तों करते क्या हो आप, अब आपका एक बड़ा सा रोल हो गया ना, बड़ा सा रोल हो गया, पीस हो गया, आप वहाँ से एक मेम्ब्रेन ऐसे काट लो। ठीक है, आपका सैंपल 1, सैंपल 2, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, सैंपल 3, सैंपल 4। दोस्तों यहाँ पे आपका सैंपल 1 ले लो। ठीक है, सैंपल 1 ले लो। यहाँ पे आप सैंपल 2 ले लो। दोस्तों आपको हमेशा हमने बताया था, जैसे कि एलाइजा जब पढ़ा रहा था, नेगेटिव कंट्रोल पॉजिटिव कंट्रोल या कंट्रोल लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन ले लो। दोस्तों एक नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन ले लो, मैं प्रीफर करता हूँ BS से लेने का, बोमाइन सीरम एल्बुमिन। ठीक है, अब यहाँ पे आप वनली बफर ले लो। अब चाहे वो आपका PBS ले लो या ट्रिस ले लो, जो आपको सही लगे। ठीक है, फॉर कंट्रोल, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप ऐड कर लेना ये नेगेटिव कंट्रोल के लिए, फॉर नेगेटिव कंट्रोल। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और इसी में आप ऐड कर लो, आपके पास एक ऐसी स्टैंडर्ड अगर एंटीजन है जो जिसका आपको मालूम है कि इसका रिजल्ट तो आना ही आना है, वो उस एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो आप उसको कोड कर लो, पॉजिटिव कंट्रोल। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड जिसमें आपको रिजल्ट आता है स्टैंडर्ड एंटीजन होगा। ठीक है, जो आप एंटीबॉडी यूज़ करने वाले हो उसके अगेंस्ट में ये काम करने वाला है। ठीक है, तो आपको, क्योंकि आप ये देख रहे हो ना कि आपने जो कट किया मेम्ब्रेन इधर भी ऐसे है इधर भी ऐसे है, हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाए कि आपने किस साइड पे क्या लोड किया था। एक तो सैंपल के रिजल्ट के हिसाब से अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इस कोने पे थोड़ा सा कट कर देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि हमने सैंपल लोडिंग इधर से इस साइड में की हुई है। ठीक है, और अगर दोस्तों अगर आपको इसी तरीके से, अब मान लो हमने यहाँ पे 2 ही सैंपल के लिए बताया है, आपके पास 10 सैंपल है। ठीक है, तो आप इसी मेम्ब्रेन को ऐसे बढ़ाते जाओ। ठीक है, फिर आप यहाँ पे, ठीक है, 2 सैंपल 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप देखो ना कितना आसान है, कितना बढ़िया है कि आप कितना चाहो उतना सैंपल आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, आप ध्यान देना, आपका 1 मिनट इधर उधर हुआ दिमाग कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं हमेशा कंट्रोल की बात करता हूँ दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, रिसर्च में बिना कंट्रोल के कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आपको हमेशा कंट्रोल ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक आपको नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन लेनी है, जैसे कि जो आप BS से है, BS से आप सपोज आपका जो यहाँ पे एंटीजन यूज़ होगा उस एंटीजन की जगह BS से लोगे आप। BS से आपको मालूम है कि आप जो एंटीबॉडी लेने वाले हो उससे रिएक्ट नहीं करेगी, तो आपका ये नेगेटिव कंट्रोल हो गया। एक जगह आप BS से मत डालो, सिर्फ बफर डाल दो। ठीक है, वहाँ पे डेफिनेटली आपका नेगेटिव कंट्रोल है, तो कोई बैंड नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों एक स्टैंडर्ड चलाओ एंटीजन, जिससे आपको मालूम है कि आपका रिजल्ट आना ही आना है 100%। ठीक है, यही आपको बताएगा कि आपने सारा प्रोसीजर सही किया, सारा रिजल्ट सही आया है। हमेशा पॉजिटिव कंट्रोल का क्या रोल होता है कि आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया, जो केमिकल यूज़ किए हैं वो सब सही हैं, सारी प्रोसेस सही हुई हैं। अगर रिजल्ट नहीं आया तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है सैंपल में ही वो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कंट्रोल नहीं लगाओगे ना और मान लो आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप ये सोचोगे कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं कोई स्टेप मिस कर दिया, कोई दूसरा केमिकल ले लिया, कोई हमने केमिकल लिया था वो बेकार तो नहीं हो गया है। तो तरह तरह के सवाल आते हैं। जब आप करोगे एक्सपेरिमेंट, रिसर्च में आओगे या किसी लैब में काम करोगे तो आप इस चीज़ को महसूस करोगे। हो सकता है आप ना भी करो, फिर भी आप जानते रहो अपनी जानकारी के लिए कि इस प्रोसेस को कैसे करते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों ये हमने समझा दिया आप सैंपल कैसे लगाओगे। इसी डिज़ाइन में, इसी फैशन में आपको हमेशा सैंपल लगाना है। बस ये सैंपल नंबर के लिए आपको मेम्ब्रेन बड़ी काट लेनी है और वहाँ पे डॉट लगा देना। मैं क्या करता हूँ, ये मेम्ब्रेन काटता हूँ और पेंसिल से सर्कल कर लेता हूँ। ठीक है, आप अगर सर्कल नहीं करना चाहते हो मत करो, आपकी मर्ज़ी है। बड़ा सर्कल करो ताकि आप सैंपल को यहाँ पे डालो बीचों बीच, और आपको क्योंकि वो ड्राई होता है तो एक एरिया कवर करता है। तो अगर आप छोटा सा डॉट बनाओगे ना पेंसिल से तो आपके इस लाइन से मिल जाएगा, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पेंसिल भी ब्लैक होती है और आप जब इमेज लेते हो ना ECL से तब ये भी कलर ब्लैक ही देता है। ठीक है, जो बैंड आपका आता है, जो आपकी केमिल्यूमिनेसेंस होती है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, इस मैनर में आपको सैंपल लगाना है और आगे प्रोसीजर 1 बाय 1 करके मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मुझे तो ये पूरा प्रोटोकॉल बहुत ही अच्छे से याद है। मैं आपको लिखते हुए भी पढ़ा सकता था, बता सकता था, मगर आपकी टाइम बचाने के लिए और आपका वीडियो छोटा करने के लिए हमने पहले से ही प्रोटोकॉल को लिख दिया ताकि हमें आपको समझाने और बताने में आसानी रहे और आपका जल्दी हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करोगे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या आप PVDF मेम्ब्रेन को कट करोगे। ठीक है, PVDF और NC। PVDF मीन्स पॉलीविनाइल्डिन फ्लोराइड और NC मीन्स नाइट्रोसेलुलोज। ये 2 मेम्ब्रेन है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हमने आपको इंट्रो में दे दिया था। उसके बाद क्या करोगे आप, ये मेम्ब्रेन लेने के बाद जो हमने आपको एक मैनर बताया था उस मैनर में आप उसको कट करोगे। आप उस मैनर में अपने सैंपल को कैसे लोड करना, डिजिग्नेटेड पॉइंट दोगे कि इस जगह पे हम इस सैंपल को लोड करने वाले। तो फिर क्या करोगे दोस्तों, पुट द सैंपल ऑन मेम्ब्रेन इन ए साइन सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में आपको डालना है या मैनर में। ठीक है, फिर उस सैंपल को क्या करोगे दोस्तों, या तो रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो ड्राई होने के लिए, वेट करो। रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर आपको पता है कि आपकी प्रोटीन स्टेबल है तो उसको आप 37 पे रख सकते हो इंक्यूबेटर में या ओवन में, जो भी आपका 37 पे चल रहा हो, तो आप उसको रख के ड्राई कर सकते हो। इस पर थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगर आपकी प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा हीट सेंसिटिव है तो आप मत रखना, वैसे कोई दिक्कत होती नहीं है अगर आपकी नेटिव प्रोटीन भी हो तो भी। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड कर दूँ, अभी मुझे याद आ गया तो बता देता हूँ कि दोस्तों जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हो ना उसमें आप प्रोटीन को डीनेचर कर देते हो, उसको ब्रेक कर देते हो, उसका डाई सल्फाइड बॉन्ड को, और उसका जो अभी वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए जो सैंपल रेडी है ना वो नेटिव प्रोटीन नहीं है, और जो डॉट ब्लॉट करते हो ना वो वहाँ पे आपकी प्रोटीन नेटिव है, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में है। उसको आपने कोई भी डीनेचर करके कुछ भी करके उसको बदला नहीं है, उसको चेंज नहीं किया है, एज इट इज़ है। ठीक है, तो जो सबसे मुख्य कारण है, जो सबसे मेन कारण है, जो सबसे मेन चेंज है वेस्टर्न ब्लॉटिंग और डॉट ब्लॉट में, वो यही है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में भी आप एज सच प्रोटीन ले सकते हो, तो उस केस में आपको प्रोटीन में BME नहीं डालना होगा, उसको हीटलाइज नहीं करना पड़ेगा। आपको प्रोटीन लो, सीधे उसमें डाई डालो जिसमें आपकी BME ना हो, और उसे हीट मत करो और लोड कर दो। ठीक है, तो उसमें आप प्रोटीन को नेटिव ले सकते हो, लेकिन इन केस जो जनरल प्रिंसिपल है उसमें आप प्रोटीन को हीट करके डीनेचर करके फिर उसके बाद उस सैंपल को रन करते हो। तो दोस्तों फिर क्या करोगे, जब इसमें मेम्ब्रेन पे आपने अपना सैंपल लोड कर दिया था, फिर इसको आपने लोड करने के बाद छोड़ दिया रूम टेम्परेचर पे सूखने के लिए। या तो आप 37 पे रखो या तो आप RT पे रखो। ठीक है, उसके बाद जब आपको ड्राई लग रहा है कि आपके मेम्ब्रेन पे जो सैंपल लोड किया था वो ड्राई हो गया है, बाइंड हो गया है प्रॉपर, तो उसको ब्लॉक कर दो। ब्लॉकिंग में दोस्तों मैं तो जो यूज़ करता हूँ वो 5% BSA होता है, या तो मैं PBST लेता हूँ या TBST लेता हूँ। TBST ट्रिस बफर सैलाइन, जिसमें आपका ट्विन होता है 0.1%, और PBST में आपका 1x PBS जिससे आप 10 मिलीमोलर बोलते हो, उसमें आपका 0.1% ट्विन 20 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप 5% BSA के साथ इसको 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर सकते हो। बेहतर होगा इसको आप रॉकर पे रखें, ये घूमता रहे हल्का हल्का ऐसे ऐसे। ठीक है, या ऐसे ऐसे भी घूमे, आराम से घूमता रहे, एकदम ऐसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो प्रॉपर ब्लॉकिंग नहीं होगी इन सेकिंग कंडीशन में। ठीक है, ये मैं लिखा नहीं हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ। फिर उसको दोस्तों क्या करना है, जब आपने हो गई है ब्लॉकिंग अच्छे से, फिर उसको वॉश कर देना है। 10 मिनट की वॉशिंग होगी, 10 मिनट की वॉशिंग होगी नॉर्मल कंडीशन में, और अगर बहुत जल्दी है आपको टाइम नहीं है तो फास्ट कंडीशन में आप उसको 5 मिनट में वॉश कर सकते हो। 3 बार करना है दोस्तों PBST से। ठीक है, आप जिस भी अपने बॉक्स में लोगे, ठीक है, उस बॉक्स में आप रखोगे, उसमें आप TBST या PBST को डालोगे, आप उसको रख दोगे रॉकर पे। ठीक है, एजिटेट होने के लिए, जिससे कि आपकी जो नॉन स्पेसिफिक, यहाँ पे ब्लॉकिंग क्यों कर रहे थे दोस्तों, ब्लॉकिंग हम इसलिए लिए कर रहे थे कि जो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है उसको रोका जा सके, और जो मेम्ब्रेन पे बाकी की साइड बची हुई थी ना, अगर आप ब्लॉक नहीं करोगे तो जब एंटीबॉडी डालोगे
कोई सैंपल वो रिएक्ट कर सकता है मेम्ब्रेन से। तो इसको ब्लॉकिंग बहुत ही ज़्यादा मस्ट होती है, ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो उसके बाद वॉश भी ज़रूरी है, क्योंकि अब आपकी ब्लॉकिंग हो गई, अगर आप नहीं करोगे तो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन ब्लॉक ही रहेगी, तो उस पर प्रॉपर आपकी रिएक्टिविटी नहीं आएगी, इसलिए उसको वॉश भी करना है। जब आपको वॉश हो जाता है तो आप अपना प्राइमरी एंटीबॉडी लोगे। अब प्राइमरी एंटीबॉडी क्या होती है? प्राइमरी एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी होती है जो आपके एंटीजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक हो। ठीक है, अब ये कैसे बनती है? या तो आप एंटीजन को लेके किसी एनिमल में डालो, ठीक है, इम्यूनाइज करो, ठीक है, जैसे वैक्सीन देते हैं, चाहे वो माइस में करो, चाहे रैबिट में करो, गोट में करो, ठीक है, हैमस्टर में करो, जिसमें आपको फिर उससे आपकी एंटीबॉडी बनेगी, वो आपकी प्राइमरी होगी, क्योंकि वो आपके एंटीजन के अगेंस्ट में ही एक्टिव होगी। अब सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या होती है दोस्तों? सेकेंडरी एंटीबॉडी, इनके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो इनडायरेक्ट एलाइजा बनाया हूँ, वो आपका पार्ट 3 है एलाइजा का, जो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है एलाइजा का, उसमें वीडियो नंबर 3 जो है वो इनडायरेक्ट एलाइजा का, उसमें हमने डिटेल में बात करी कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों आप प्राइमरी डाल दोगे, आप वहाँ पे देख लो, आपको 1:5000 चाहिए या 1:10,000 चाहिए। ठीक दोस्तों, प्राइमरी अगर आपका 1:5000 पे बहुत ज़्यादा बैंड आ रहा है, ठीक है, तो आप उसका डायल्यूशन बढ़ाते जाओ, ठीक है, जब तक आपको ऑप्टिमम ना मिलने लगे। अगर आपका इतने पे बहुत ही ज़्यादा लाइट बैंड आ रहा है, ठीक, हल्का बैंड, तो आप इस डायल्यूशन को कम कर दो। जैसे 1:5 है तो उसको 2500 कर दो। ठीक है, ये प्रोसेस होती है, ये आप जब ऑप्टिमाइज़ करोगे एक्सपेरिमेंट को तो आपको समझ में आने लग जाएगा। लेकिन ऑप्टिमम जो होती है प्राइमरी एंटीबॉडी के लिए 5000 10,000 गुड होती है। हम लोग जो यूज़ करते हैं वो तो 1:5000 करते हैं। ठीक है, फिर उसको वॉश करना है, ठीक, पॉइंट नंबर 5 की तरह 3 बार वॉश करना है TBST या PBST से। ठीक है, फिर उसको सेकेंडरी एंटीबॉडी आपको ऐड कर देना है, वो भी सेम डायल्यूशन में है। हम तो 1:5000 लेते हैं, लेकिन आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, बैंड बहुत ज़्यादा थिक आ रहा है, तो आप उसके इसमें आप 10,000 भी ले सकते हो। उसको भी थोड़ा सा करके ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। फिर दोस्तों वॉश करना है 1 घंटे, जब सेकेंडरी डाल के 1 घंटे इंक्यूबेट कर दिए ना RT पे सेकिंग कंडीशन में, यहाँ पे हर जगह सेकिंग चलेगा दोस्तों, कहीं भी ऐसे नहीं कि रूम टेम्परेचर या 37 पे आप रख दिए, हर स्टेप पे आपका सेकिंग है। चाहे आप यहाँ पे ब्लॉकिंग कर रहे हो, चाहे आप वॉशिंग कर रहे हो, चाहे प्राइमरी डाल रहे हो, सेकेंडरी डाल रहे हो, ठीक है, चाहे वॉशिंग कर रहे हो, हर स्टेप पे आपका सेकिंग कंडीशन में। या तो रॉकर पे ऐसे ऐसे हो, ठीक है, रॉकर आपका एक ऐसे 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 करता है, और एक सेकर होता है जो आपका इस तरीके से या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा या क्लॉकवाइज चलेगा, उस दोनों कंडीशन में से कोई एक ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों अब आपने देख लिया, यहाँ पे आपने वॉश कर दिया है, तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सैंपल को लेके जाना है और उसमें ECL डालना है। ECL डाल के इमेज ले लेना। अब दोस्तों ECL में ही क्यों लेना है? आप ECL ही क्यों ले रहे हो? TMB भी ले सकते हो। हाँ तो दोस्तों TMB भी ले सकते हैं, ठीक है, हमने रोका थोड़ी, ये ले लो, आपकी मर्ज़ी। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट ये है मेरे साथियों कि जो आपका ECL होता है बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है और उसका बैंड बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छा आता है। ठीक है, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी ज़्यादा अच्छी होती है ECL की, और मैं खुद करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। TMB के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आपका बहुत हल्का अगर लाइट बैंड है ना, तो आपको TMB पे दिखेगा ही नहीं। TMB पे कलर डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, ECL में क्विक होता है। 10 से 15 सेकंड आपने ट्रीटमेंट दिया, 10 सेकंड भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 5 सेकंड भी दिया तो भी आप रख सकते हैं। और ECL के साथ फ़ायदा ये है कि आप ECL डाल के आप 24 आवर्स तक कभी भी इमेज लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, और वो कलर आपका जाएगा नहीं, और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिसिटी होती है। ECL में होता क्या है, जनरली एक ल्यूमिनॉल नाम का एक केमिकल होता है, ठीक है। आपको पता है कि अगर कोई केमिकल है, कोई कलर कंपाउंड है, अगर आपको पता ही होगा कि कोई केमिकल है जो कलर प्रोड्यूस करता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग जरूर होगी, उसमें डबल बॉन्ड जरूर होगा, ठीक है। आपको पता है बिना डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड के बिना आपका कलर डेवलप नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी एक रिएक्शन होती है, ल्यूमिनॉल जो आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट ल्यूमिनॉल, क्या है सबस्ट्रेट? ल्यूमिनॉल। तो दोस्तों जब आप ECL ऐड करते हो ना, तो ल्यूमिनॉल जो है ना बड़ा लाइट सा जो है कलर देता है, तो उसको इन्हांस करने के लिए इन्हांसर डालते हैं, ठीक है। तो वो लगभग 100 to 1000 गुना आपके इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। तो इसीलिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? इन्हांसर केमिल्यूमिनेसेंस, इन्हांसर केमिल्यूमिनेसेंस, ECL, 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 इन्हांसर केमिल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, ठीक है, भूलना मत, याद रखना दोस्तों। उसी तरह से TMB भी आपका केमिकल एक क्रोमोजेनिक कंपाउंड है, केमिकल है, जो जैसे आप बोलते हो टेट्रामेथिल बेंजीडीन, टेट्रामेथिल बेंजीडीन, TMB टेट्रामेथिल बेंजीडीन, ठीक है।
तो होता क्या है बेंजीडीन में, यहाँ पे भी आपके सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होकर यहाँ पे कलर प्रोड्यूस होता है। तो आप टीएमबी भी कर सकते हो, लेकिन टीएमबी के लिए आपको केमिल्यूमिनेसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए आपको कलरोमेट्री करना पड़ता है, क्योंकि वो कलर प्रोड्यूस आपके मेम्ब्रेन पे ही हो जाती है। केमिल्यूमिनेसेंस में आपको इमेज हमेशा आपको केमिल्यूमिनेसेंस के अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि वो आंखों से कलर नहीं दिखता, और एक स्पेसिफिक रेंज 428 नैनोमीटर। हाँ दोस्तों, तो जो आपका ECL बेस्ड वाला होता है उसमें 228 नैनोमीटर पे आपका बैंड देता है, ठीक है। आप उस कलर को उतने ही नैनोमीटर रेंज में देख सकते हो। तो इसीलिए हमें केमिल्यूमिनेसेंस के लिए किम डॉग या जेल डॉग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका डॉट ब्लॉट एस्से। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके सोच रहा हूँ समझा दूँ। बिना एग्जांपल लिए समझाने में मुझे मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों। तो अगर आप मुझे 5 मिनट और दे दो तो मैं आपको समझा दूँ, ठीक है दोस्तों। तो साथियों, मान लो किसी को कोविड हुआ। आज मैं अपना एग्जांपल नहीं लूँगा, क्योंकि कुछ व्यूअर मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि आप जो देख रहा है उसका एग्जांपल मत दो या अपना खुद का एग्जांपल मत दो। जैसे मैं अक्सर बोल देता था, मान लो कि आपको हेपेटाइटिस हुआ है, मान लो कि आपको HIV हुआ है, मान लो आपको कोविड हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो तीनों की तीनों जानलेवा बीमारियाँ, अगर आप किसी को बोलोगे तो उसको बुरा तो लगेगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और मैं खुद के लिए भी बोलता था, चलो मुझे कोविड है, मान लो ऐसा, हमें टेस्ट करेंगे, मान लो हमें हेपेटाइटिस, हमें टेस्ट करेंगे। तो हम ऐसा नहीं करने वाले आज हैं। आप कि मैं सजेशंस को इंक्लूड कर रहा हूँ और उस पर ध्यान दे रहा हूँ। तो दोस्तों करना क्या है, मान लो सपोज किसी को कोविड हुआ है, ठीक है, XYZ। तो उसका हमारे पास सैंपल आ गया, सिरा आ गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि उस सिरा में जो आपका कोविड का एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी है वो है कि नहीं। यहाँ पे आप एंटीबॉडी टेस्ट करोगे। तो दोस्तों करोगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले मेम्ब्रेन कट कर लोगे, ठीक है। वहाँ पे पहले से आपके पास यहाँ पे टारगेट एंटीजन, यहाँ पे मैंने सैंपल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप टारगेट एंटीजन है, जैसे कोविड के अगेंस्ट में जो एंटीजन है ना, वो जैसे सपोज यहाँ पे मान लो NC है, न्यूक्लियोकैप्सिड, वो आपने इस पर कोट कर दिया मेम्ब्रेन पे, ठीक है। फिर इसको आपने ड्राई होने दिया 37 पे, फिर इसको आपने ब्लॉक कर दिया, ठीक है साथियों। फिर आपके पास जो यहाँ पे किसी के को कोविड का डाउट था, तो उसका सैंपल आया था, उसके आप सिरा सेपरेट कर लोगे। तो उस सिरे को क्या करोगे दोस्तों, 1:5000 डाइल्यूट कर लोगे डाइल्यूशन बफर में। जो आपका TBST होगा, TBST में आप 2% BSA डाल के आप उसको यूज़ कर सकते हो एज ए डाइल्यूशन बफर, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बताना आपको भूल गया था, TBST ही रहेगा आपका, उसमें आप 2% BSA डाल के उसको डाइल्यूशन बफर की तरह यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1:5000 ये सिरा, ह्यूमन सिरा जिसका सैंपल आया था, उसके साथ आप इसको इंक्यूबेट करोगे 1 घंटे के लिए, वॉश करोगे, फिर सेकेंडरी डालोगे। सेकेंडरी आपको पता है कि सेकेंडरी जो होती है वो आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट में होती है। उसके प्राइमरी एंटीबॉडी की स्पेसिफिक होती है सेकेंडरी एंटीबॉडी, किसके, जो FC रीजन होता है प्राइमरी का। वो मैं ऑलरेडी वीडियो में बात कर चुका हूँ, प्लीज़ वहाँ पे जाके देख लो। तो दोस्तों सेकेंडरी जब आपकी स्पेसिफिक है प्राइमरी एंटीबॉडी के, तो प्राइमरी एंटीबॉडी के FC रीजन से बाइंड हो जाएगी, क्योंकि वो IgG है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगर लोगे, अगर किसी को कोविड है, ठीक है, अगर किसी को कोविड है तो आप जब इसको पिक्चर लोगे ना, तो आपका वहाँ पे बैंड आएगा। इसका मतलब है कि उस बंदे के अंदर कोविड का एंटीबॉडी है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब दोस्तों मान लो ये तो सैंपल था डायरेक्ट टेस्ट करने के लिए। अब मान लो किसी एनिमल में आपने इंजेक्ट किया है एंटीजन, जैसे वैक्सीन लोगों को लगाते हैं वैसे ही इम्यूनाइजेशन करते हैं रैबिट को या माइस को या गोट को, ठीक है। आप उस एंटीजन, सपोज ये NC था, हमने इसको बनाया इम्यूनोजन, ठीक है, एंटीजेनिक कंडीशन में क्रिएट किया। दोस्तों एक एडजुवेंट आता है जिसे हम फ्रेंड्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट्स या फ्रेंड्स कंप्लीट एडजुवेंट बोलते हैं, ठीक है। उससे इसको बना के आपने उस एनिमल में डाल दिया, फिर उस एनिमल में प्राइमरी एंटीबॉडी डेवलप होगी, ठीक है। अब उसको चेक करने के लिए भी आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। यही जो एंटीजन आपने डाला था ना, इम्यूनाइज किया था, वही यूज़ कर लो मेम्ब्रेन पे। फिर आप उस जो सिरा लेके आओगे, अब ह्यूमन की जगह रैबिट का हो जाएगा, ठीक है। रैबिट से ब्लड लेके आओगे, उसको सेपरेट कर दोगे, फिर उससे आप डाइल्यूट करके आप इस रिएक्शन को लगा लोगे। अगर उसमें डेवलप होने लगी एंटीबॉडी तो आपके यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे टाइटर का पता नहीं चल रहा है, क्वांटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है कितना हुआ है। टाइटर के लिए आपको इनडायरेक्ट एलाइजा ही करना पड़ेगा। तो मैंने बताया ना कि हर टेक्निक का कुछ मेरिट कुछ डिमेरिट है, तो इसकी भी ऐसे ही कुछ मेरिट कुछ डिमेरिट है, जो बीच बीच में याद आता गया हम आपको बताते गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो दोस्तों जब कभी भी पढ़ा करो ना इस तरह की चीज़ें, तो आप एक कोरिलेट किया करो कि सपोज हमें टेस्ट करना है तो हम कैसे करेंगे।
अगर आप बायो साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको इस तरह से इमेजिन करके आपको चीज़ों को समझना चाहिए। अगर आप बायो साइंस के नहीं हो, सिर्फ एक वीडियो को देखने के लिए, सीखने के लिए या जानने के लिए देख रहे हो तो फिर तो बात ही अलग है। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान सा टेस्ट है, 4-4.5 घंटे का एक्सपेरिमेंट है। आप एक और जगह एप्लीकेशन है इसका, जैसे टेस्ट के लिए तो है ही, ठीक है। दूसरा आपने इम्यूनाइज किया उसके लिए तो टेस्ट है ही। तीसरा और भी टेस्ट है, जैसे आप बैक्टीरिया में कोई प्रोटीन देखना चाहते हो, ठीक है, तो उसके सैंपल को भी डायरेक्ट लाओ, लाइसिस करो, उसको कोट कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोटीन को बहुत ज़्यादा प्यूरीफाई भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्यूरीफाई है तो ठीक है, अगर नहीं प्यूरीफाई है तो भी आपका चलेगा, ठीक है। आपके पास लाइसेट है, आप उसको लाइसेट को सेंट्रीफ्यूज करके सूप को लेके आओ, उससे डायरेक्ट भी करके आप पता कर सकते हो कि उसमें आपकी जो रिकॉम्बिनेंट एंटीजन आप बनाना चाह रहे थे वो बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेटा एनालिसिस की। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको एक राइट साइड में पैनल दिख रहा है, एक लेफ़्ट साइड में दिख रहा है। जो राइट साइड में पैनल 1, 2, 3, 4 है, इन सब में आपको बैंड दिख रहा है। तो ये जो प्रोटीन ली गई है लेन राइट साइड में, वो सेमी प्रोटीन है जिसका कंसनट्रेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले वाले में आपका 5 माइक्रोग्राम है, दूसरे वाले में 2.5, तीसरे वाले में 1.25, चौथे वाले में 0.5 माइक्रोग्राम। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिस तरीके से आप कंसंट्रेशन घटाते जा रहे हैं प्रोटीन का, बैंड इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है। ये आपका सैंपल जो आप टेस्ट सैंपल यूज़ किए थे करने के लिए। और वहीं लेफ़्ट साइड में अगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तो जो 1 नंबर पे स्टैंडर्ड सैंपल चलाया गया था, जिससे आप पता करोगे कि आपकी प्रोसेस सही हुई है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं एक्सपेरिमेंट, उसमें आपको क्लियर बैंड दिख रहा है। इससे पता चलता है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो वैलिड है। वहीं दूसरे नंबर पर जिसमें आपने BSA डाला था, ठीक है, वहाँ पर कोई बैंड नहीं है। तीसरे नंबर पे जिसमें PBS यूज़ किया है, और चौथे नंबर पे कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों लेफ़्ट साइड की बात मैंने किया, 1 नंबर पे आपका स्टैंडर्ड है, दूसरे पे BSA है, तीसरे पे आपका PBS है और चौथे पे कुछ भी नहीं है। तो इधर आप साफ साफ देख पा रहे हैं BSA में नहीं बैंड है, PBS में नहीं बैंड है और लास्ट वाले में भी बैंड नहीं है। दोस्तों इस समय क्लियर पता चल रहा है कि जो हम टेस्ट लगाए थे और जिस एंटीजन का हम टेस्ट कर रहे थे वो एंटीबॉडी के अगेंस्ट में एक्टिव है, और जो एंटीजन हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, वो एक्टिव है और नेटिव है। और अगर हम टेस्ट माने अगर इसको कि हम टेस्ट कर रहे थे पॉजिटिव है या नहीं किसी डिजीज़ के अगेंस्ट में, तो सैंपल यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इस तरह से इस डेटा से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट है। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मेल करें, मैसेज करें, कमेंट करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू सो मच। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एक मेम्ब्रेन दिख रही है, मेम्ब्रेन जो कि उसके ऊपर एक इमोबिलाइज्ड प्रोटीन है जो आपका एंटीजन है, ठीक है, जिसे आपको टेस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, उसको आप जब मेम्ब्रेन पे रख दोगे, फिर उसको ड्राई कर दोगे, देन उसके बाद उसको ब्लॉक करोगे। ब्लॉक करने के बाद दोस्तों उसमें प्राइमरी एंटीबॉडी डाल दोगे, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि सामने आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी है ब्लू कलर में। देन दोस्तों इंक्यूबेट करोगे 1 घंटे के लिए। घंटे इंक्यूबेट होने के बाद उसको वॉश करोगे, वॉश करने के बाद फिर से उसमें सेकेंडरी ऐड करोगे। दोस्तों आप पर्पल कलर में आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे एक सेकेंडरी एंटीबॉडी है, ठीक है। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करने के बाद फिर से 1 घंटा आप उसको इंक्यूबेट करोगे। 1 घंटा इंक्यूबेट करने के बाद उसको वॉश करोगे। वॉश करने के बाद उसमें आप सबस्ट्रेट डालोगे जो कि आपके यहाँ पे ECL होगा। ECL के प्रेजेंस में यहाँ पे कलर डेवलपमेंट हो जाएगा। ECL जिसे हम इन्हांसर केमिल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, जिसमें आपका ल्यूमिनॉल एक सबस्ट्रेट है जिसके प्रेजेंस में यहाँ पे कलर डेवलप होगा और आप पता कर पाओगे कि आपका एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरैक्ट कर रहा है कि नहीं, और आपका एनालाइट्स रिएक्शन दे रहा है कि नहीं, टेस्ट में आपका सैंपल प्रेजेंस है कि नहीं प्रेजेंस है।